हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लेके आए हैं पेपर नंबर 3 का सेक्शन नंबर डी, जिसके अंदर हम 47 वाला स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है जो आपको अभी भी दिख रहा है, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक चीज मेंशन की है, स्टेट एंड प्रूफ। स्टेट मतलब स्टेटमेंट मुझे देना है और उसके बाद मुझे प्रूफ करना है थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे हमने लिख के रखा है स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन है जो दूसरी साइड को पैरेलल कर रही है, मतलब एक लाइन मैंने ड्रॉ की और दूसरी साइड को पैरेलल कर रही है ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। मतलब कि ये सपोज एक लाइन है, इसके पैरेलल पे हमने एक लाइन दूसरी ड्रॉ करी और ये ट्रायंगल की दूसरी दो साइड है, उसको क्या करें, इंटरसेक्ट कर रही, मतलब हमें पास होके जा रही है, उसको छू के जा रही है, कट करके जा रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर। देखो पहला ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट पे कट करके गया। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो, मतलब कि ये जो बाकी की दो साइड्स है ना, वो उस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं कि इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं, मतलब कि यहाँ जो मैं डिवाइड करूं इन दोनों का आंसर, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। मतलब कि ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और उसी को मैंने गिवन पार्ट में लिखा हुआ है विद द यूज ऑफ अल्फाबेट्स। क्या दिया हुआ है गिवन के अंदर, ट्रायंगल एबीसी है जिसके अंदर लाइन पैरेलल टू साइड बीसी, ये लाइन है जो बीसी को पैरेलल कर रही है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ए बी एंड ए सी, मतलब ए और ए सी को वो इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर, डी और ई पर। ये पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली लिखना भी जरूरी है। रिस्पेक्टिवली हमें बताएगा ए बी के लिए मैं डी की बात कर रहा हूँ और ए सी के लिए मैं ई की बात कर रहा हूँ। क्लियर है। अब मुझे लास्ट में स्टेटमेंट क्या दिया है, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो साइड है ना, उनके रेशियो है वो सेम आते हैं। क्या आते, सेम आते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एडी अपॉन डी, एडी अपॉन डी, ये रेशियो इज इक्वल टू मतलब सेम वाला प्रोपोर्शनल, ए अपॉन ई सी, ए से इक्वल टू ई से सी। क्लियर है। इतनी चीज मेरे को साबित कर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल के लिए मुझे क्या चाहिए, हाँ एरिया फाइंड करने के लिए हमेशा मुझे एक चीज चाहिए, बेस और अल्टीट्यूड या फिर हाइट। तो बेस तो कुछ भी करके हमें दिख जाएगा, लेकिन हाइट दिख नहीं रही है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे लाइंस को। सो ज्वाइन बीई एंड, ये दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया, एंड देन ड्रॉ। और उसके बाद मुझे ड्रॉ क्या करना है, ई से एक लाइन आ रही है जो यहाँ पे टच कर रही है। सो यहाँ पे मैं नाम क्या कर रहा हूँ, एन। ई एन है जो परपेंडिकुलर किसको करेगी, ये लाइन पूरी कौन सी है, ए बी है, एन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम। अब देखो जब भी हम परपेंडिकुलर के साइड देखें ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 90 डिग्री साइन है। ठीक है। सो क्या है, टी एम परपेंडिकुलर टू क्या आएगा, ये पूरे क्लियर है। चलिए अब इसको आगे सोल्व करने से पहले ये पूरा है ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े बड़े अक्षर में इसके लिखे क्या किया, आपको क्लियर आउट हो सके। अब हम इसको रफ करके डायग्राम रहने देंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको रफ करके अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पूरा थ्योरम इजीली समझ लेंगे। ओके, सो ट्रायंगल की जब भी बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या देखते हैं, एरिया देखते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या रहती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड। ठीक है। तो यहां पे हम वही चीज का इस्तेमाल करेंगे, दो हिस्से कर लेंगे ताकि इक्वल पार्ट के अंदर हम समझ सके क्या चल रहा है, बराबर है। सो पहले हम लेफ्ट वाले हिस्से का देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। एक तो ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है। सो एरिया के लिए मैं ए आर लिखूंगा और कौन सा ट्रायंगल है, ए डी ई इज इक्वल्स टू हाफ। अब बेस की मैं बात करूं तो जब भी देखो बेस किसको कंसीडर करेंगे, ये ट्रायंगल के अंदर बेस किसको कंसीडर करेंगे, ये वाला भी हमें नहीं देखना है, हम सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे। तो जहां पर मुझे 90 डिग्री टकराते हुए दिखेगा वो मेरा बेस होगा। तो अभी मैं लेफ्ट में देख रहा हूं ना, तो लेफ्ट में 90 किधर आ रहा है, ये वाले हिस्से पे आ रहा है, तो बेस मेरा ये होगा, एडी मल्टीप्लाई
EN। क्लियर है? सेम तरीके से अगर मैं राइट वाले हिस्से में देखूं तो एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू हाफ बेस। अब क्या होगा, अब मैं राइट में देख रहा हूं ना, तो 90 डिग्री में राइट में देखूंगा तो बेस मेरा क्या होगा, AE मल्टीप्लाई DM। डन है? लेफ्ट और राइट दोनों साथ में देख रहे हैं ताकि इजीली क्लियर आउट हो। अब मुझे रेशियो में चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा हमने ट्राइंगल का देख लिया, बराबर है, तो अपॉन में चाहिए, तो अब दूसरा भी मुझे ट्राइंगल चाहिए, तो लेफ्ट में दूसरा ट्राइंगल मेरे को क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, यहां से ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। ये कौन सा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, मतलब कि कुछ इस तरीके से ट्राइंगल जब बनता है ना, तो जिसकी परपेंडिकुलर ट्राइंगल के बाहर आती है, ठीक है। सो वही चीज हम यहाँ पे नोट डाउन करने वाले हैं। तो अब मैं दूसरा ट्राइंगल कौन सा देखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, जिसके अंदर हाफ एज इट इज रहेगा। बेस लेफ्ट में अगर मैं देख रहा हूं तो बेस तो ये वाला ही रहेगा, क्या है, BD, और हाइट क्या रहेगी, अब ये ट्राइंगल के बाहर वाला है ना, तो हाइट तो ये रहने वाली है EN। सेम तरीके से अगर राइट वाला हिस्सा अगर हम देखें तो यहां पे क्या आएगा, एरिया। राइट वाले हिस्से के अंदर ये वाला ट्राइंगल मेरे को दिख रहा है, बराबर, क्या है इसका नाम, CDE। CDE इज इक्वल टू हाफ एज इट इज मल्टीप्लाई, राइट के अंदर राइट वाला बेस रहेगा जो कि ये EC मल्टीप्लाई हाइट क्या रहेगी, राइट के अंदर कौन सी हाइट दिख रही है, DF। अगर हाइट का आइडिया ना है ना, तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, दोनों के अंदर हाइट कुछ भी करके कट होने वाली है, तो दोनों में हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब मुझे दोनों का क्या करना है, रेशियो डिवाइड करना है। सो एरिया ADE अपॉन एरिया BED इज इक्वल टू हाफ, पहले ऊपर वाला लिख रहा हूं, AD मल्टीप्लाई EN, सेम तरीके से हाफ BD मल्टीप्लाई EN, जो सेम है उसको कट करते जाएंगे, हाफ हाफ कट, EN कट, बराबर है। सो यहां पे क्या आया, एरिया ADE अपॉन एरिया BED इज इक्वल टू, बचा क्या, यहां से AD एंड यहां से क्या बचा, B। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। डन। अब राइट वाला हिस्सा देख लेते हैं। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऊपर वाला ADE अपॉन एरिया CDE इज इक्वल टू, राइट वाला हिसाब लिखेंगे हाफ AE मल्टीप्लाई DF, इस तरीके से ये वाला लिखेंगे हाफ EC मल्टीप्लाई DF, DM कट, हाफ हाफ कट, देयरफॉर एरिया ADE अपॉन एरिया CDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखो प्रूफ जो मुझे करना था ना, ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, जो कि यहां पे आपको दिख रहा है, AD अपॉन BD या फिर AD अपॉन DB हम लिख सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे AE अपॉन EC, ये दोनों मुझे मिल गए। अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना है। अब इन दोनों को मुझे इक्वल करना है, मतलब कि राइट वाला, ये दोनों राइट में हिस्सा है, राइट वालों को इक्वल करने के लिए मुझे लेफ्ट को इक्वल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी दोनों ऊपर के एरिया दोनों का सेम है, ADE। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, नीचे वाले एरिया में, BED एंड CDE, मतलब कि नीचे वाले हिस्से में। तो क्लास 9 के अंदर हमने एक थ्योरम पढ़ा था, कौन सा थ्योरम, कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस हो, ये एक ट्राइंगल है, दूसरा एक ट्राइंगल, इस तरीके से दोनों के दोनों एक ही बेस पर हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में हो ना, तो उनका एरिया हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। हमने ये पढ़ा था, बराबर, पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में, कि दो ट्राइंगल एक ही बेस पर दो पैरेलल लाइन के बीच में होना, तो उनका एरिया क्या रहेगा, इक्वल। ये देखो, ये वाला अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ये देखो, ये पहला ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, तो बेस यहाँ पे क्या आया, DE आया, एक ही बेस पर है। दूसरा, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, तो सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी है, तो इन दोनों का एरिया क्या रहेगा, इक्वल। तो वही स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे अब लिखना रहेगा।
तो वो चीज लिख लेंगे यहां पर। सिंस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, बी ई डी, एंड ट्राइंगल कौन सा यहां पे, सी डी ई, सी डी ई आर, या फिर बीइंग ऑन सेम बेस, बेस कौन सा है मेरा, डीई, एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन कौन सी है, डीई एंड बीसी, डीई एंड बीसी, क्लियर है। वी हैव, अब दोनों का ट्राइंगल का हमने ये स्टेटमेंट लिख लिया है, तो किस तरीके से अब आगे वाला थोड़ा सा बाकी है, तो वो इसको रफ करके अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा ट्राइंगल हमारी बात चल रही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी, बीईडी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सीडीबी या सीईडी, ये इक्वेशन 3 बन गया। तो यहां पे हमारे दो इक्वेशन थे पिछली वाली स्लाइड के अंदर, और तीसरा ये इक्वेशन मिल गया। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, हमें प्रूफ क्या करना था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। देखो इस चैनल के अंदर से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो हमने जो पेपर सोल्व किया है उसको गोखना नहीं है, बहुत अच्छे से समझना है, और उस जैसे सम्स को अगर आप कर पा रहे हो ना तो आप आराम से पास हो जाओगे, क्लियर है। जितना हमने ये पेपर के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन दिया है वो वाली चीज, ये थियरम इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के सम्स को अगर आपने प्रैक्टिस किया और अगर आप बिना देखे कर पा रहे हो, आपके आंसर आ रहे हैं, मतलब कि आप आराम से पास हो जाओगे। तो आपको पूरे पेपर के यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे, प्लस अगर आपको साइंस का सॉल्यूशन चाहिए, बराबर, तो यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिल रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत ड्यूरेशन बहुत बड़ा है, टाइम बहुत जा रहा है, तो आपको विथ इन 5-6 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्यूशन, सेक्शन बी का 5-6 मिनट के अंदर, सी का 5-6 मिनट के अंदर, अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्लेस कर दिए, तो आप जाके उधर देख सकते हैं। इवन आपको सोशल साइंस का भी पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दिए, जाके आप देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाला सम सब हम देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 48 समझने से पहले आशा करेंगे कि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है एक ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है, जिसके अंदर मुझे दूसरी चीज क्या बोली है, AB पैरेलल टू DC, मतलब कि AB है वो DC को पैरेलल हो रहा है, इतनी चीज बात बोलिए। दूसरी हमें क्या बात बोली है कि डायगोनल है उसके अंदर AC और BD। चलिए आगे सम्स को देख लेते हैं। ईच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो ये दोनों डायगोनल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट वहां पे हमें मिलता है जो कि O है। अब यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर अ ट्रू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के बीच का सिमिलरिटी क्राइटेरियन करके मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, ठीक है। सो हमें जो जो चीज दी हुई है गिवन वाली पार्ट और प्रूफ वाली पार्ट वो हम पहले लिख लेते हैं। सो गिवन के अंदर मुझे क्या दिया हुआ है, ABCD is a trapezium, फिर दूसरा क्या दिया है, AB पैरेलल टू DC, ये इतनी सी चीज मेरे को दी हुई है। डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, ये गिवन वाला पार्ट है जो कि मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। मुझे टू प्रूफ, या फिर हम क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, शो दैट दिया हुआ है, तो वही चीज रखते हैं। मुझे क्या साबित करना है, O से A अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB OD, ये मेरे को साबित करना है। लेकिन देखो ये साबित करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बराबर, लेकिन मुझे क्वेश्चन में हमें एक चीज दी हुई है, साबित करना है सिमिलरिटी क्राइटेरियन की मदद से, बराबर है। तो दूसरी कोई बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिमिलरिटी क्राइटेरियन का तरीका इस्तेमाल करना है, उसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते क्या करना है, प्रूफ।
सो यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, पहला तो ये वाला और दूसरा ये वाला। नंबर दे रहा हूं आपके समझने के लिए, एग्जाम के अंदर ये नंबर नहीं देना है, बराबर। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, ये दो ट्राइंगल हमें लिए हुए हैं। तो ये हमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है वही लिखेंगे, डायगोनल AC एंड BD intersect at O and both are transversal। बराबर, तो ट्रांसवर्सल की जैसे ही बात आई ना, तो वो क्लास 8 के अंदर हमने बहुत 7 से हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्सल जब भी आते हैं ना तो कुछ एंगल्स की बात चलती है, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हम देखें ना तो यहाँ पे Z बन रहा है ना। सो एंगल्स के बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और समझने के लिए हमने उसकी लिंक पेस्ट की हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल बन रहा है, हम क्या करेंगे, एंगल BAO एंगल BAO इज इक्वल्स टू OCD। मतलब कि इस तरीके से एंगल बना रहे हैं, मतलब यहां पे और यहां पर, ठीक है। तो ये जब भी Z बनाए, कोई भी उल्टा सीधा जैसे भी हो, वो एंगल्स इक्वल होंगे, बराबर। तो कौन से नियम से होंगे, अल्टरनेट एंगल या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए डन है। उसी तरीके से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दूसरा भी Z मेरे को दिख रहा है, Z बन रहा है, कौन सा दिख रहा है, इस तरीके से मेरे को Z दिख रहा है, मतलब यहाँ पे और यहाँ का एंगल सेम आएगा, मतलब B पे और D पे एंगल सेम आएगा। सो हम क्या लिखेंगे, एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल ODC। देखो जब भी एंगल की बात करें, एंगल्स हमेशा बीच में रहते, तो मैंने यहाँ पे B और D की बात करी ना, तो यहाँ देखो B और D बीच में, इसमें A और C की बात करें तो A और C बीच में, तो वो चीज ध्यान देना है, रैंडम कुछ भी नहीं लिखना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, डन। तो अगर दो एंगल सेम है तो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा था, ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल DOC बाय एंगल। देखो ये अब लिखने से पहले एक चीज नोट डाउन करेंगे, A और C इक्वल है तो पोजीशन भी इक्वल होनी चाहिए। A और C इक्वल है तो A तो C इधर आना चाहिए, यहाँ पे हमने C कर दिया, यहाँ पे हम D कर रहे हैं, बराबर। फिर B और D इक्वल है तो B और D साथ में सेम पोजीशन पे आना चाहिए, दोनों लास्ट है। तो ये एक चीज नोट डाउन करना, अगर रेंडमली लिखोगे तो हाफ मार्क्स चला जाएगा। यहाँ पे A और C इक्वल है तो दोनों की पोजीशन देखो फर्स्ट पे दोनों ही है, ऐसा नहीं कि ये A फर्स्ट पे हो और C लास्ट में हो या बीच में, ऐसा नहीं। यहाँ पे B और D इक्वल है तो दोनों लास्ट वाली पोजीशन पे, इक्वल पोजीशन पे रखा हुआ है। चलिए अब लास्ट वाला देख लेते हैं क्या करना है रफ करके। तो अगर दो ट्राइंगल सेम हो तो उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरिटी, क्योंकि हमने सिमिलर से प्रूव किया दोनों ट्राइंगल को, तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन के हिसाब से क्या हो जाएगा, देयरफॉर OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ये मुझे साबित करना था, ये हो गया, डन है। चलिए नेक्स्ट वाला सम सब हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। अब कितने टॉयज है वो पता नहीं है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज की बात चल रही है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज। तो पहले तो हमें क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर 49th वन के अंदर एक दिन के अंदर कितने टॉयज है वो मुझे पता नहीं, तो हम एक्स कर लेंगे। लेट द टॉय प्रोडक्शन इन अ डे, एक दिन का x
या फिर इज एक्स। अब मुझे दूसरी चीज क्या दी हुई है, कोस्ट बोला है, द कोस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल्स टू, क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, 55 माइनस, तो 55 माइनस दूसरा क्या दिया है, द नंबर ऑफ द टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, तो नंबर ऑफ द टॉय कितने एक दिन के अंदर x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। अब मुझे आगे क्या बोला है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, एक दिन का 750 रुपये का कॉस्ट प्रोडक्शन रहता है, देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन इन अ डे इज इक्वल टू 750 रुपीज। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी। तो सिंपल सी भाषा में बोले तो अगर मैं बाजार के अंदर से टॉफी खरीदने जाऊं, बराबर, तो 2 रुपये वाली टॉफी अगर मुझे 10 खरीदनी है तो मुझे कितना अमाउंट देना पड़ेगा, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 20 रुपीज। पता कैसे चला सर, 2 रुपए की टॉफी थी और 10 खरीदी, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 10 20। उसी तरीके से एक सम अमाउंट मुझे चाहिए और कितना प्राइस है वो, तो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे 750 मिलेगा। एक्स अमाउंट ऑफ टॉयज मतलब मुझे 10 टॉफी चाहिए थी, उसका प्राइस कितना है सर 2 रुपया, 10 टॉफी चाहिए थी 2 रुपया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो उसी तरीके से एक्स जितने टॉयज है और उसका प्राइस कितना है 55 माइनस एक्स, तो वही चीज मैं लिखूंगा, एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750, एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर क्या आएगा 55x माइनस एक्स 2 बार हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, ये टर्म पूरी सामने की ओर चली जाएगी, सो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 55x क्या हो जाएगा माइनस 55x, और ये तो ऑलरेडी अपने घर में ही था, सो प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसके दो पैटर्न है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर फैक्टराइजेशन वे भी आप यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन वे इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो 1 होगा, सो 1 मल्टीप्लाई लास्ट वाली टर्म कौन सी है 750, 750 इक्वल टू 750, तो 750 है उसको मुझे फैक्टर निकालना है, तो एक तो आएगा 15 पैसा 75, 15 पैसा 75, यहाँ पे 0 जो बचा वो मैं इधर लगा रहा हूँ, मुझे करना क्या है यहाँ पे जो दिया ना वो साइड प्लस करना है, तो प्लस रखते हैं, फिर 15 प्लस 50 कितना होता है 65, बराबर, लेकिन मुझे तो 55 चाहिए, चलेगा नहीं, चलो दूसरा क्या आता है 25 3 जा 75 होता है, तो यहाँ पे 25 तो रख दो, ये 0 बचा है ना वो इधर रख दो, तो इन दोनों का प्लस करेंगे, आंसर क्या आ रहा है 20 प्लस 30 50 और 55, तो 55 यहाँ पे मुझे चाहिए था मिल गया, तो 55 के बदले में क्या करूंगा 30 और 25 रख दूंगा, सो 1x स्क्वेयर 1 ना रखो तो भी चलेगा, माइनस ब्रैकेट बनाएंगे प्लस 75 इक्वल्स टू 0, 750 इक्वल्स टू 0, 55x की जगह पे मैं ये रखूंगा। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हम गलती क्या करते हैं, पहले 25 रखेंगे फिर 30 रखेंगे, नहीं हमेशा क्या रखना है पहले बड़ी डिजिट रखो फिर छोटी डिजिट, मतलब पहले मैं रखूंगा 30x प्लस दूसरा क्या है 25x, माइनस अंदर जब जाएगा तो ऑटोमेटिक वैल्यू रीअरेंजमेंट हो जाए, इसलिए माइनस प्लस के लोचे नहीं होने चाहिए, सो एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गया तो माइनस 30x माइनस ये प्लस माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये ऊपर वाला हिस्सा मैं रफ कर देता हूं ताकि हम आगे वाला कैरी फॉरवर्ड कर सके। लास्ट वाला इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिख लिया था, यहाँ पे क्या है, अब इन दोनों के अंदर से कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, सो ब्रैकेट में आएगा x माइनस x तो चला गया, बचा क्या 30, बाहर माइनस है माइनस लिख दो, 25 और यहाँ पे दिया है 75, बराबर, तो किसके टेबल में आएगा 25 75 25 के टेबल में, सो 25 1 से 25, तो 1 ना लिखो चलेगा, यहाँ पे x दिया हुआ है, अगर x ना दिया हो ना तो 1 लिखना कंपलसरी, अदरवाइज नॉट नीडेड है। यहाँ पे माइनस ऊपर है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 25 के टेबल में 75 का बताया 25 3 से 75, लेकिन यहाँ पे 75 नहीं है 750 है, तो यहाँ पे 0 है वो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ,
देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, मतलब कि अब हम सही जा रहे हैं। सो जो घर के बाहर है उसको एक घर देंगे, x माइनस 25 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 25 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 25 सामने की हो जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, एंड x इक्वल टू माइनस 30 सामने जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा। मुझे x की वैल्यू मिल गई, लेकिन x क्या था वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में लिखेंगे द टॉय, जो हमने लेट किया था ना वही चीज हम लिखेंगे, टॉय प्रोड्यूस इन अ डे इज 25 और 30। दो वैल्यू मिली तो दोनों ही लिखनी पड़ेगी, और एंड नहीं लिख सकते, एंड मतलब के दोनों ही हो सकती है। तो यहाँ पे और मतलब या तो 25 होगी या तो 30 होगी। क्लियर आउट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 केस प्राइज टू अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। If each price is 20 less than its preceding price, find the value of each of the price। मतलब कि 700 रुपये कुल है मेरे पास, मतलब कि सम देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया है सम ऑफ रुपीज 700, तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, एस एन इक्वल टू 700। ठीक है 49 कर दो। अब दूसरा मुझे क्या दिया है कि 7 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब कि इन शॉर्ट ये n नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, S7 इक्वल टू 700। अब 7 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन तो इस तरीके से करना है कि पहले बच्चे को जितना अमाउंट मिला होगा ना, तो दूसरे बच्चे को उससे 20 रुपया कम मिला होगा। सपोज के मेरे को अगर 100 रुपया मिला है, दूसरे बच्चे को क्या मिलेगा, -20 करेंगे 80 रुपीज। उसके बाद वाले बच्चे को कितना मिला होगा, तो -20 करेंगे 60 रुपीज। उस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस किया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है, सिंपली हर बच्चे का प्राइस कितना उनको मिला होगा वो हमें फाइंड करना है। यहां पे हमें एक चीज क्या दी हुई है, एक चीज हमें क्वेश्चन में क्या दी है, ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस। तो मतलब कि मुझे डी तो मिला है 20, लेकिन लेस है इसलिए -20 मुझे दे दिया है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, हर वैल्यू चीज फाइंड करनी है। तो सिंपली S7 इक्वल्स टू, या फिर SN की वैल्यू फॉर्मूला SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। तो S7 इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 7-1 एंड डी की वैल्यू क्या दी है, -20। वैल्यू अब सबकी सब्स्टिट्यूट कर देते। S7 मेरे पास है 700 इज इक्वल टू 7/2 हम करेंगे नहीं, सो यहां पे रख दिया। फिर 2a मुझे पता नहीं है, प्लस 7-1 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे -20। चलिए सो ये 7 इस तरफ आ जाएगा, सो ये डिवाइड में सामने क्या आएगा तो मल्टीप्लाई, और ये ऊपर की ओर है तो नीचे चला जाएगा। मतलब इन शॉर्ट इस तरीके से कुछ हो जाएगा, 700 के बाजू में 2 हो जाएगा और नीचे 7 चला जाएगा, इज इक्वल टू 2a यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये ब्रैकेट ऑलरेडी चली गई यहाँ पे रखते हैं। चलिए 6 2 12 और ये 0 एज इट इज, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए ब्रैकेट में मैंने ये रख दिया। 7 × 100 तो 700 हो जाएगा। सो अब जो जो चीज है उसका हम यूज करेंगे। सो देयरफॉर 100 × 2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस -120। देयरफॉर 100 2 200 -120 इस तरफ आएगा तो +120 इज इक्वल टू 2a। 200 प्लस 120 क्या होगा, 320 इज इक्वल टू 2a। देयरफॉर a इक्वल टू 320 डिवाइड बाई 2। तो इसको अगर मैं हाफ करूंगा तो क्या मिलेगा, 160, जो कि है फर्स्ट प्राइस। जो पहला नंबर पे बच्चा आएगा ना उसको 160 मिलेगा। अब ऐसे मुझे कितने फाइंड करने, 7 बच्चों के प्राइस फाइंड करने, और क्वेश्चन में मेंशन ही दिया हुआ है कि हर प्राइस कितना है, 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस। सो देयरफॉर each therefore 7 student
गेट प्राइस अमाउंट इज, पहले को 160 मिलेगा, दूसरे को -20 करो तो कितना आएगा 140, उसके बाद 120, उसके बाद 100, उसके बाद 80, -20 कर रहे हैं 1 2 3 4 5, फिर 60 और लास्ट में आएगा 40। बराबर है, 1 2 3 4 5 6 और 7। सो यहाँ पे ये सारे अमाउंट किस में दिए हुए हैं, इन रुपीस, तो यहाँ पे रुपीस वाला सिंबल रख देंगे। सो ये हम स्प्लिट अलग अलग करके फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म उस तरीके से फाइंड कर सकते थे, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन दिया हुआ है कि हर प्राइस पिछले वाले प्राइस से 20 रुपये कम है, तो हमने डायरेक्टली उसी चीज का यूज किया है कि पहले प्राइस को 160 होगा तो 20 रुपये कम कर दो तो 140 हो जाएगा, फिर से 20 रुपये कम करो तो 120 हो जाएगा, उस तरीके से। तो लोड और वर्क भी इतना रिड्यूस हो जाएगा और हमें हमारा आंसर भी मिल गया। लास्ट में रुपीस में लिखना है। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। मुझे मीन ऑलरेडी दे दिया है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। मुझे ये एफ वाली फ्रीक्वेंसी है ना, ये मुझे फाइंड करनी है, बराबर। तो सिर्फ ये सारे सेक्शन सिर्फ होमवर्क करने के लिए ना देख के कुछ सीखने के लिए देखिएगा, और रिवीजन के लिए भी आपको ये बहुत यूजफुल होगा। एग्जाम के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स ये है, बराबर। और एग्जाम के टाइम पे आप 2x करके भी आप स्पीड करके भी आप देख सकते हैं, ताकि रात को प्रैक्टिस करें तो प्रॉब्लमेटिक ना हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले मीन के अंदर डायरेक्ट मेथड का अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्या आएगा, x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पहले क्यों लिखता हूं, ताकि आइडिया रहे कि मुझे कौन कौन सी चीज की जरूरत है। fi मतलब कि फ्रीक्वेंसी, जो कि ये वाली है फ्रीक्वेंसी मेरी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। बहुत से स्टूडेंट को डाउट हो जाता है, सर फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यही मेरी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये है क्लास इंटरवल, हम मोस्ट ऑफ द टाइम ci करके इस्तेमाल करते हैं। चलिए ये fi मुझे दे दिया है, मतलब कि fi का प्लस मुझे चाहिए। समेशन मतलब सिग्मा मतलब कि क्या होता है प्लस, तो इसका प्लस चाहिए, डन। दूसरा मुझे क्या चाहिए, fi और xi, ठीक है। तो मेरे पास xi नहीं है अभी तक, सो xi फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, xi इज नथिंग बट इट्स माई क्लास मार्क, ठीक है। तो क्लास मार्क मतलब कि ये क्लास इंटरवल के बीच वाली वैल्यू, मतलब इन दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2। लेकिन यहाँ पे सिंपल अगर आप देखोगे ना, तो 11 और 13 के बीच में कौन सी टर्म आती है, 12 आती है। 13 और 14 के बीच में कौन सी टर्म आती है, 13 और 15 के बीच में टर्म 14 आती है। 15 और 17 के बीच में कौन सी टर्म आएगी, 16। तो आपको भी क्लियर हो रहा है, अब आप अपने आप फटाफट कर रहे होगे। 17 और 19 के बीच में क्या आता है, 18 आ रहा है। 19 और 21 के बीच में 20 आएगा। 21 और 23 के बीच में क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। 23 और 25 के बीच में क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे अगर मैं देखूं 11, 12 और 13, तो ये दोनों तो चले गए, तो सेंटर टर्म कौन सी आ रही है, 12। फिर 13, 14 और 15, ये दोनों तो चले गए, सेंटर टर्म क्या आ रही है, 14। इस तरीके से आप देख सकते हो। अदरवाइज क्या आएगा, यहाँ पे 11 प्लस 13, यहाँ पे हम देख लेते हैं 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, इन दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 13 प्लस 11 24, 24 का आधा क्या आता है, 12, बराबर। तो ये हमारी देखो 1 मार्क्स की फॉर्मूला भी यहाँ पे कवर हो रही है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये किसकी फॉर्मूला है, क्लास मार्क, मतलब कि xi की फॉर्मूला है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है। क्लास मार्क की फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली शॉर्टकट इस्तेमाल किया सेंटर वैल्यू का, लेकिन अगर वैल्यू बड़ी दी हो तो आप इस तरीके से प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। चलिए अब मुझे फाइंड क्या करना है, fi xi, मतलब के fi और xi इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे अब फाइंड करना है, fi मल्टीप्लाई xi। तो ये करने के लिए जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे जो मैंने लिखी है उसको हम क्लियर आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन करना है, 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 13 18 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 मल्टीप्लाई f
20f, 22 5 110, 24 4 96। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। यहां पे हमें कौन कौन सी चीज चाहिए वो लिख लेते हैं। सिग्मा एफ आई वैल्यू चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो सिग्मा एफ आई मतलब कि मुझे इसका प्लस चाहिए, बराबर। सो 7 + 6 होता है 13, 13 + 9 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 25 + 10 35 35 + 5 40 40 + 4 44। तो आंसर आया 44। और ये वाला एफ तो हमने कुछ किया ही नहीं है, पूरी लाइन का प्लस कर रहे तो अलग से एफ हो जाएगा। डन। उस तरीके से यहां पे हम लिख लेंगे 44 + एफ। एफ आई एक्स आई की अगर मैं बात करूं तो देखो, जब भी आप प्लस कर रहे हो ना, तो ये वाला हिस्सा पेंसिल से पहले इस तरीके से कर लो, क्योंकि आपको सबके साथ इसको प्लस नहीं करना है, मिस्टेक हो जाती है। पूरी लाइन प्लस करते समय ये 20 भी प्लस हो जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगी। मुझे यहाँ पे अब इसका भी टोटल निकालना है। सो प्लस करने के बाद अब हम उसके लास्ट में जो जो गिवन पार्ट मुझे चाहिए वो मैं लिख लूंगा। सो मीन मुझे दिया हुआ है जो कि एक्स बार है 18, सिग्मा एफ आई मुझे क्या मिला है उसको हम अलग पेन से लिखेंगे 44 + एफ। ये अलग ही रखना है ताकि प्लस करने के अंदर कोई प्रॉब्लमेटिक ना हो। एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब कि ये वाली लाइन के अंदर ये क्या दिया हुआ है 752 + 20f। चलिए ये वाला सम्स यहां से हम रफ करके अब उसका कैलकुलेटिव पार्ट करेंगे, मतलब आपको फर्दर इसके बाद वाला प्रोसेस करना है। ठीक है, जगह नहीं है तो हम रफ करके अब उसका कैलकुलेटिव पार्ट देख लेते हैं। तो मीन की फॉर्मूला क्या है, x बार = सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार की जगह पे रखेंगे 18 = सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है 752 + 20f। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 44f। देखो एफ एफ और वो कुछ कट नहीं होगा, सिंपली 18 के नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां पर। सो 18 × 44 + f = 752 + 20f। चलो 44 × 18 तो आंसर क्या आएगा 792 प्लस ये 18 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, सेम तरीके से 18 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 18f = 1 के साथ पूरी डिजिट मल्टीप्लाई करो, वो वही डिजिट रहेगी 752 + 20f। चलिए अब हम यहाँ पे डिफरेंट कलर की पेन का इस्तेमाल करेंगे ताकि पता चले कौन सी चीज को वहीं पे रखना है और कौन सी चीज मूवमेंट करने वाली है। सो ये वाली चीज को हम यहीं रखने वाले हैं। सो यहाँ पे हम रखेंगे 792 और इसका मूवमेंट इस तरफ करने वाले हैं। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा -752 = 20f अपनी जगह पे रहने वाला है। सो 20f + 18 को सामने की ओर भेजेंगे तो -18f। चलो इन दोनों का माइनस करेंगे। सो आंसर क्या आएगा 2 - 2 0, 9 - 5 4, 7 - 7 0, 40 = ये क्या आ जाएगा 2f। सो therefore f = 40 / 2, तो f = क्या मुझे मिला 20। चलो नेक्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 52 के अंदर, साइज ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग इन अ सर्वे ऑफ 200 फैमिली। 200 फैमिली है जिसका हमने एक सर्वे किया हुआ है और उसका टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा। मुझे क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड इसका करना है। कंप्यूट द मीडियन साइज ऑफ द होल्डिंग, मुझे मीडियन फाइंड करना है। तो जब भी मीडियन मुझे फाइंड करना हो ना, तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे ताकि आइडिया है मुझे कौन कौन सी चीज की जरूरत है। सो मीडियन = L + n/2 - CF अपॉन F × H। मुझे ये सारी चीज की जरूरत है, मतलब पहले तो n/2 मुझे फाइंड करना होगा। क्वेश्चन के अंदर मुझे दे दिया 200 फैमिली, मतलब कि यही मेरा क्या है
n है, बराबर है। सो इसका आधा करूंगा तो n/2 मेरे को मिल जाएगा। अब पहले तो मुझे CF फाइंड करना पड़ेगा, तो CF फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद इन दोनों का प्लस, मतलब 10 + 15 25, इन दोनों का प्लस, सो 25 + 30 55, अब इन दोनों का प्लस, सो 55 + 80 135, इन दोनों का प्लस 135 + 40, सो 175 और ये 20 का प्लस, सो आएगा 195, और इन दोनों का प्लस 195 और 5 का आ जाएगा 200। ये देखिए, मतलब कि जो हम सिग्मा A5 बोलेंगे या फिर n बोलेंगे, दोनों होता सेम है, बराबर। तो ये चीज मुझे यहाँ पे 200 मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो मतलब मैंने कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक की है, ये आपको देखना है। ये मैंने यहाँ पे प्लस करके आपको दिखाया है, अगर आप प्लस करके नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, लेकिन इससे एक आइडिया रहता है कैसे हमने किया हुआ है। चलिए, अब n/2 मुझे सबसे पहले फाइंड करना है। सो मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूं, ये वाली फॉर्मूला हम हटा देते हैं, यहाँ पे मैं साइड में करके देख रहा हूं। सो n इक्वल्स टू मुझे क्या दिया हुआ है, 200। सो n/2 मतलब कि 200 डिवाइड बाई 2, मतलब मुझे क्या मिला, 100। 100 है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी के बीच में आ रहा है, मतलब कौन से CF के बीच में आ रहा है, तो ये 55 और 135 के बीच में 100 आ रहा है। सो बड़ी वाली डिजिट है ना, हम यहाँ पे आ जाता है, ये मेरा हो जाएगा F और ये हो जाएगा मीडियन क्लास, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, उसके बाद ये जब रफ करने के बाद अच्छे से हम लिख लेंगे, किस तरीके से लिखना है वो भी आपको पता चल जाएगा। सो मीडियन मुझे क्या मिल रहा है, मीडियन क्लास मुझे मिल रहा है 15 से 20, और उसी के अंदर 15 से 20 की अगर मैं बात करूं तो लोअर लिमिट L मुझे क्या दिख रही है, 15। अब दूसरी चीज मुझे क्या दी है, F मुझे क्या दिया है, 80। नेक्स्ट वाली थिंग मुझे क्या चाहिए, CF, मतलब इसके सामने वाली टर्म मुझे ये देखनी, ये मेरा क्या है, CF। तो हम यहां पे लिख लेते हैं CF इक्वल्स टू 55, ये वाला टर्म। डन, सब कुछ हमने फाइंड कर लिया। वो H क्या है, H चाहिए तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो आएगा 5। डन है। चलो, अब ये वाली चीज यहाँ पे जितना हमने लिखा है ना, उसको हम एक बार रफ कर देंगे और अच्छे से जो चीज मुझे मिल गई है वो हम लिख के अब उसका कैलकुलेटिव पार्ट देख लेते हैं। क्लियर है। यहाँ पे हमने लेफ्ट में जो लिखा था वही चीज को हमने अच्छी तरीके से टेबल के बाद किस तरीके से लिखना है वो हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि n/2 की मदद से मुझे 100 मिल गया, और वो 100 की मदद से मुझे क्या मिल रहा है, मीडियन क्लास भी मिल रही है, फ्रीक्वेंसी भी मिल रहा है, CF भी मिल रहा है। मीडियन क्लास की मदद से लोअर लिमिट मिल रही है, और इन दोनों का माइनस करोगे तो इंटरवल 5 का मिल रहा है। अब ये वैल्यू के अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये चीज के अंदर लोअर लिमिट क्या है मेरी 15 प्लस n/2 मुझे क्या मिला है 100 माइनस CF मुझे क्या मिला है 55, H क्या है मेरे पास 80, एंड H की वैल्यू क्या है 5। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे। सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 6 जा 30, तो 16 5 जा 80 आएगा। 15 प्लस 100 माइनस 50 क्या है, 5 होता है 45 अपॉन 16। डन। चलिए अब 16 और 45 को डिवाइड करेंगे। 15 प्लस 45 और 16 16 को डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा 2.81। इन दोनों का प्लस करेंगे तो 17.81 आंसर रहेगा, जो कि मेरा मीडियन। डन। अगर एडिशन डेसिमल एडिशन नहीं आ रहा है, कुछ उसमें मिस्टेक हो रही है प्लस की कि कौन सा पॉइंट किधर रखना है, वैल्यू किस तरीके से अरेंजमेंट करनी है, तो उसका भी हमने एक मस्त अच्छे से एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए नेक्स्ट वाला सम नंबर 53 प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर से बहुत ही लाजवाब सम से क्या है देख लेते हैं। देयर आर 5 white 7 रेड 4 ब्लैक एंड 2 ब्लू आइडेंटिकल बॉल्स इन अ बॉक्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन कौन सा कलर है, 5 white प्लस 7 रेड प्लस 4 ब्लैक
प्लस 2 ब्लू, ये बॉल्स है तो कितने टोटल्स हुए? 18 बॉल्स हुए। ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इतने हुए। पहला क्वेश्चन मुझे क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज आइदर व्हाइट और ब्लू। अब अगर मैं बात करूं आइदर व्हाइट और ब्लू, मतलब क्या हुआ कि व्हाइट और ब्लू दोनों को ही कंसिडर करना है। जब आइदर की बात आए ना, मतलब कि दोनों का प्लस, नाइदर आए ना तो उन दोनों को निकाल देना है। तो आइदर की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? व्हाइट और ब्लू। तो व्हाइट कितने हैं? 5, ब्लू कितने हैं? 7। तो 5 + 2, 5 + 2 = 7 बॉल। डन है। तो ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे देखो नंबर ऑफ व्हाइट और ब्लू की बात कर रही है, तो व्हाइट और ब्लू नंबर कितने हैं? 7 अपॉन टोटल मेरे पास कितने हैं? 18। ये फर्स्ट वाला मेरा हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ? आइदर रेड और ब्लैक। अब यहाँ पे दूसरी क्या बात चल रही है? रेड और ब्लैक, ये दोनों की। रेड और ब्लैक मिलाकर कितना होता है? 11। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 + 4 = 11। ठीक है। सो नंबर ऑफ रेड और ब्लैक कितना हो जाता है? 11 होता है। तो 11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 18। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी के अंदर हम देख लेते हैं। सो थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? नॉट व्हाइट, व्हाइट नहीं चाहिए भाई, मतलब व्हाइट को छुपा दो और जो बच गया है वो हम लिख लेते हैं। सो 7 + 4 + 2, तो कितना आएगा? 7 + 4 11, 11 + 2 30। सो नॉट व्हाइट के अंदर क्या आ जाएगा? 13 और टोटल बॉल मेरे 18। कंप्लीट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नाइदर व्हाइट नोर ब्लैक। ना तो मुझे व्हाइट चाहिए, मतलब कि व्हाइट को हटा दो, ना तो मुझे ब्लैक चाहिए। तो मेरे पास क्या है? 7 और 2 है, जो कि रेड और ब्लू है। 7 + 2, तो आंसर क्या आएगा? 9। सो 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने? 18। सो 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, तो आंसर क्या आया? 1/2। चलिए नेक्स्ट वाला सम सब देख 54 लास्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5 कार्ड्स। हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं? 5। डायरेक्टली हमें बता दिए। ठीक है, 5 कार्ड्स है। 5 कार्ड्स के अंदर कौन कौन से, अब वो हम देख लेते हैं। 5 कार्ड्स के अंदर हमारे पास है 10, द 10, उसके बाद जैक, उसके बाद है क्वीन, फिर किंग, और उसके बाद एस ऑफ डायमंड। बराबर है, ये हमारा कार्ड वाला है। देखो कार्ड वाले कितने कार्ड्स होते हैं, कितने किंग है, फिर किस तरीके से कहां पे कौन सा इस्तेमाल किया गया है किंग वाला, और टोटल किंग कितने, क्वीन कितने। तो 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस प्लस कार्ड वाला उसका सारा कॉन्सेप्ट, उसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक हमने पेस्ट कर दी है, आप जाके देख सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द कार्ड इज क्वीन, बराबर, प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करनी है। सो नंबर ऑफ, यहाँ पे इवेंट ए की बात चल रही, नंबर ऑफ क्वीन कार्ड, कितने क्वीन है यहाँ पर? 1 है। सो पी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्वीन कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो क्वीन कार्ड है 1, टोटल कार्ड मेरे पास है 5। चलिए सेकेंड इवेंट के अंदर अब हम देख लेते हैं। इवेंट बी, if a queen is drawn and put aside, so second one के अंदर क्या दिया हुआ है? queen drawn and put aside, तो क्वीन को उठा के साइड में रख दिया, तो मेरे पास अब कितने बचे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड, 4 में से 5 में से एक कार्ड को हटा दिया, तो कितने बचे? 4 कार्ड, जो कि कौन कौन से? द 10, उसके बाद है जैक, उसके बाद है क्वीन, क्वीन तो हटा दिया हमने, तो उसके बाद है किंग एंड एस ऑफ डायमंड। नहीं, आप ही के अंदर से एक स्टूडेंट का एक रिक्वेस्ट आती है कि सर प्रोबेबिलिटी के अंदर आप पहले से फॉर्मूला और सब लिख के रख रहे हो, तो एक आध बार फिर से लिख के हमें दिखा दीजिए ताकि हमें क्लियर आउट हो। प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर हमने बना के रखा है, प्ले लिस्ट उसके अंदर दी हुई है, बराबर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए
अब पहला क्वेश्चन उसके अंदर अब हम देख लेते हैं, एस ए वाला इवेंट बी एन एस नंबर ऑफ एन एस कार्ड इक्वल्स टू कितने भाई एस कार्ड हमारे पास एक है, सो 1, सो पी ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एन एस कार्ड और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड। देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड है ना, देखो नंबर ऑफ एस कार्ड तो मेरे पास है 1, टोटल नंबर ऑफ कार्ड सर ये वाला लिखे कि ये वाला लिखे, क्वेश्चन तो यही है बराबर है। तो टोटल नंबर की अगर बात करें तो सेकेंड वन की हम बात कर रहे हैं, तो सेकेंड नंबर में टोटल कार्ड्स कितनी 4 है क्योंकि क्वीन को हटा के रख दिया है, सो आएगा 4। क्लियर है। अब ये वाला ऊपर का हिस्सा हम रफ कर देते हैं ताकि इजीली हम नेक्स्ट वाला देख पाए। सो इसी का कंटिन्यू वाला सम से, इसलिए ये वाला पार्ट हम रहने देते हैं ताकि इजी रहे थोड़ा। अब मुझे क्या बोला है, इवेंट सी के अंदर अ क्वीन, क्वीन की अब बात चल रही है। सो नंबर ऑफ क्वीन कार्ड कितने हो गए, नहीं 1 नहीं होगा क्योंकि अब देखो इधर क्या क्वीन दिख रहा है, नहीं क्योंकि इसका कंटिन्यू क्वेश्चन है तो मेरे पास क्वीन नहीं है, तो क्या आएगा 0। देयरफॉर P ऑफ C इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्वीन कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो नंबर ऑफ क्वीन कार्ड मेरे पास है 0, टोटल कार्ड है 4, आंसर आएगा 0। इम्पॉसिबल इवेंट है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस और एसएस का पेपर सॉल्यूशन ऑलरेडी बना लिया है, तो वो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिए। बहुत ही कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर आपको उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ याद रखना है, डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।